नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एरर डिटेक्शन, जो कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सीईटी का जो नया पैटर्न है उसके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हैं और उन सभी का हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। हमारे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, unless you don't obey your elders you will not succeed in your life. Unless you don't obey your elders you will not succeed in your life. तो इसका हमें आंसर फाइंड करना होगा कि किस पार्ट में एरर है। अगर किसी पार्ट में एरर नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, यानी कि नो एरर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा हमारा 1, यानी इस सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है। अब क्या एरर है इसको देखते हैं। इस जो रूल को मैं बता रहा हूँ इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। ऑनलेस या अनटिल का जहाँ भी आप जिस वाक्य में इसका यूज़ देखें, इतना याद रखेगा, इसके बाद जो होता है निगेटिव का हम यूज़ नहीं करते हैं। फिर से एक बार फिर से समझ लीजिए। ऑनलेस या अनटिल से कोई भी वाक्य जब शुरू हुआ हो तो इसके तुरंत बाद में हम निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, निगेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। और आप सेंटेंस के पहले पार्ट में देख दिए हैं, जब अनलेस दिया गया है तो इसके बाद में यहाँ पे डोंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि अनलेस अपने आप में निगेटिव है। इसका अर्थ हो जाएगा कि अनलेस यू, अगर यहाँ पे डोंट को हटा दे तो इसका हम अर्थ निकालें तो अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। अगर तुम अपने बड़ों का आदर नहीं करोगे तो तुम अपने जीवन में सफल नहीं होगे। तो जब बिना डोंट के ही नहीं आ जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है, तो हम इसमें डोंट रखने की क्या जरूरत है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है आप इस रूल को समझे होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी रिज्यूम्ड द जर्नी आफ्टर हैविंग ए हैस्टी ब्रेकफास्ट। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2। जो 2 वाला पार्ट है, जो ये व्हेन वी रिज्यूम्ड द जर्नी, ये गलत है। इसमें गलत क्या है, क्यों गलत है देखिए। जब भी आपको किसी भी वाक्य में नो सूनर दिखाई दे नो सूनर, तो इसके बाद में हमेशा, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंत में यानी कि बीच में हमेशा देन का प्रयोग होगा। ठीक, वेन का प्रयोग कभी नहीं होता है नो सूनर के बाद। नो सूनर के बाद जब भी हम प्रयोग करेंगे किसका, देन का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो हमारे पे इस नो सूनर के लिए क्या होगा, यहाँ पे देन होगा। तो यही इस वाक्य में एरर है। उम्मीद है आप इस पकड़ लिए होंगे इसको, बहुत ईजी था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जितने मैं रूल बता रहा हूँ उसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये मान लीजिए एग्जाम्पल तो बहुत आपको मिल जाएंगे, लेकिन रूल जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो रूल को जरूर याद रखिएगा। जो रूल बता रहा हूँ उसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, स्नेहा वाज एक्यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्वायर्ड हर। ठीक, तो इस वाक्य में हमें ग्रामर का कोई नियम नहीं है। यहाँ पे नियम कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ याद करने वाली चीज़ें होती हैं जिसको बोलते हैं हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन के कुछ वीडियो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद करना पड़ेगा। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है, एक्यूज जो होता है, एक्यूज अपने बाद हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ लेता है। तो इसलिए हमारा जो ये पार्ट 1 है, इसमें क्या है, एरर है। पार्ट 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो फॉर है, फॉर की जगह पे क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। एक्यूज के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर पार्ट में एरर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ठीक, तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का जो घर है, वहाँ पे जो समय बिताना जो है बहुत मुश्किल है। यही ना बात कह रहा है। ठीक, मतलब ये जो बोल रहा है कि माई ब्रदर फाइंड्स, मेरा ब्रदर जो पाता है कि मेरे जो ग्रैंड फादर्स का जो हाउस है वहाँ पे हमको समय बिताना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है समय बिताने की। तो समय बिताने की बात की जा रही है तो क्या लिखेंगे हम, पास द टाइम। अब क्या बोलते हैं कि तुम क्या करो, तो कैसे नहीं, कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ। ये थोड़ी बोलते हैं कि पास अवे टाइम कर रहा हूँ, क्योंकि पास अवे का मतलब जानते हैं क्या होता है, पास अवे का मतलब होता है मर जाना।
तो यहाँ पे समय को मारना थोड़ी है, समय को पास ना करना है, बिताना। और सिर्फ पास होगा तो हम क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, बिताना। तो ये भी क्या है, वर्ड बेसिस पे ये आधारित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला जो पार्ट है यहाँ पे अवे जो लिखा गया है, पास के बाद अवे, अवे नहीं होगा, यही हमारा एरर है। सिर्फ पास होगा क्योंकि यहाँ पे समय पास किया जा रहा है, किसी को मारा नहीं जा रहा है, कोई मर नहीं, कोई गुजर नहीं रहा है। ठीक, चलिए तो उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ऑन संडेज आई प्रीफर रीडिंग दैन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स। संडेज को मैं क्या करता हूँ, संडेज को मुझे पढ़ना पसंद है, ना कि अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना। ठीक, तो यहाँ पे एक रूल याद रखिएगा, प्रीफर, प्रीफर जो है अपने बाद हमेशा जो है टू लेता है, ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आई कर लीजिएगा कि प्रीफर जो है अपने बाद क्या लेता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू लेता है। तो फिर से वाक्य को पढ़ते हैं, ऑन संडेज आई प्रीफर डैश, देन नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, देन की जगह टू होगा, देन की जगह क्या होगा, टू होगा, कि आई प्रीफर रीडिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देन की जगह टू होगा। एक बात आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ पे टू होगा तो टू के बाद गोइंग कैसे होगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि टू के बाद V1 का प्रयोग होता है। तो भाई साहब आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो रीडिंग और यहाँ पे जो गोइंग आया है, ये जो है जेरंड है, ना कि वर्ब। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे टू के बाद भी गोइंग होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देन को कट कर देंगे और हमारा आंसर यहाँ पे टू हो जाएगा, यानी कि तीसरा पार्ट जो है सेंटेंस का गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यूड टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क। डॉक्टर के सख्त सलाह के चेतावनी के बाद भी लतिका जो क्या थी, शुगर लेना मतलब जारी रखी। ठीक, अपने दूध में वह शुगर लेना जारी रखी। तो सबसे पहले आंसर की चर्चा बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे जान लीजिए, इंस्पाइट, इंस्पाइट जो है अपने बाद हमेशा ऑफ लेता है, इंस्पाइट अपने बाद हमेशा क्या लेता है, ऑफ लेता है। या इंस्पाइट ऑफ की जगह हम सिर्फ डिस्पाइट भी लिख सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ के जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ डिस्पाइट। तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इंस्पाइट के बाद ऑफ लगा हुआ है, तो इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। लेकिन आगे देखते हैं, इंस्पाइट ऑफ डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यूड टेकिंग शुगर्स। यहाँ पे शुगर्स लिखा गया है। आप अगर मेरा नाउन वाला वीडियो देखे होंगे तो मैंने वहाँ पे साफ साफ बताया है कि मेटेरियल नाउन का प्लुरल नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पे शुगर को आप शुगर्स कैसे कर दीजिएगा, तो यानी कि यहाँ पे जो शुगर है यही हमारा यहाँ पे गलती है, शुगर होना चाहिए, जो कि शुगर्स लिखा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 3। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर टू रीड इन ए लो वॉइस। ठीक, ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर टू रीड इन ए लो वॉइस। जरा वाक्य को देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया, नॉट है, उसके बाद V3 है। ठीक, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वाज है, उसके बाद V3 है। तो ये जो सेंटेंस है क्या पैसिव वॉइस में नहीं है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है, बिल्कुल पैसिव वॉइस में है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद एम इज आर वाज वर हो और उसके बाद V3 हो, तो जो सेंटेंस होता है बिल्कुल पैसिव वॉइस में होता है। और जब पैसिव वॉइस में आता है और हमारे यहाँ पे एजेंट द टीचर हो गया, तो इसके पहले हम बाई का ना प्रयोग करेंगे। तो फॉर की जगह क्या हो जाएगा, बाई, यानी कि हमारा आंसर 2 हो जाएगा। और ये सेंटेंस है हमारा पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में बाई एजेंट के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे फॉर की जगह क्या होगा, बाई होगा। ठीक, ही वॉज नॉट अलाउड बाई द टीचर होगा। ठीक, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आप इस बात को समझे गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ईच चाइल्ड वाज गिवन ए रेड ब्यूटीफुल बैलून्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो इस क्वेश्चन को चलिए थोड़ा सोचिए इस पर कि क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो ब्यूटीफुल है और ये रेड है, ये दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों एडजेक्टिव है। तो ये जो रेड है इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ क्या बोलते हैं इसको, कलर। और जो ये ब्यूटीफुल है इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन।
एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन हम बोलते हैं ब्यूटीफुल को। तो एक रूल है, एक नियम है, एक ट्रिक है जिसको आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमेशा हम क्या, जब एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन दिया गया हो और एडजेक्टिव ऑफ कलर दिया गया हो, तो पहले हम एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं, उसके बाद हम एडजेक्टिव ऑफ कलर को लिखते हैं। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, रेड जो है बाद में आ जाएगा और ब्यूटीफुल पहले हो जाएगा। यानी कि ईच चाइल्ड वाज गिवन ए ब्यूटीफुल रेड बैलून, ए ब्यूटीफुल रेड बैलून, तब हमारा वाक्य जो है सही हो जाएगा। यानी कि तीसरे पार्ट में इस वाक्य के गलती है, इरर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ द बेस्ट टू बी साइलेंट दैन टू स्पीक इन एंगर। यह बेहतर होगा या अच्छा होगा कि हम गुस्से में बोलने से अच्छा होगा कि हम शांत ही रह जाएं। तो चलिए ये तो बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चूंकि तुलना किया जा रहा है साइलेंट और स्पीक के बीच में, और बीच में यहाँ पे दैन भी लिखा गया है। जाहिर सी बात है कंपैरेटिव डिग्री, और जब कंपैरेटिव डिग्री होगा तो ये बेस्ट कहाँ से आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाए, ए हो जाएगा। जो ए वाला पार्ट है इसमें एरर हो जाएगा, बेस्ट के जगह क्या रिप्लेस करेगा, बेटर। इट इज़ बेटर, यह बेहतर होगा कि, इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट, यह बेहतर होगा कि हम शांत रहें, दैन टू स्पीक इन एंगर, गुस्से में बोलने से अच्छा है कि हम क्या रहें, शांत ही रह जाएं। तो यहाँ पे बेटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि बेस्ट नहीं होगा। और यहाँ पे वैसे भी बेस्ट जब होता है, जब सुपरलेटिव डिग्री होता है तो वहाँ पे उसके पहले द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे द तो है नहीं, तो वैसे भी हम टिक कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा ए होगा। चलो अब आखिरी क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन इंक्रीज एवरी ईयर। ठीक, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन इंक्रीज एवरी ईयर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आंसर बाद में रखेंगे। एक रूल जान लीजिए, रूल इसमें दो रूल मैं आपको बताऊंगा, दोनों रूल को नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कि जब भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन कहीं दिया गया हो, रिलेटिव प्रोनाउन RP यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, जब भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया हो और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हमें वर्ब को भरना हो, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम वर्ब को भरेंगे और इसके पहले कोई नाउन हो, तो जब भी हम यहाँ पे वर्ब भरते हैं इस नाउन के अनुसार भरते हैं। समझ में नहीं आया, चलिए समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए हु दिया गया है, हु हमारा यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, अपीयर। ठीक, अपीयर जो है हमारा वर्ब है, और इस यहाँ पे क्या है हमारा नाउन स्टूडेंट्स है। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, प्लुरल है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लुरल है। तो हम जो यहाँ पे वर्ब भरेंगे इस स्टूडेंट्स के अनुसार भरेंगे, ना कि हु के अनुसार। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उस रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले नाउन होता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसके अनुसार हम वर्ब को भरते हैं। तो इसलिए हमारा स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे अपीयर हुआ है, यानी कि प्लुरल नाउन हुआ है, V1 हुआ है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अब चलिए इस वाक्य में एरर को फाइंड करते हैं। इस वाक्य में एरर को फाइंड करने, चलिए आंसर बता देता हूँ। इस वाक्य में कौन सा पार्ट एरर है, तो पार्ट थ्री जो है एरर है। क्या एरर है, चलिए इसको देखते हैं। एक और रूल बता दूं, रूल होता है जब भी द नंबर ऑफ दिया गया हो, द नंबर ऑफ के बाद में हमेशा याद रखेगा, द नंबर ऑफ के बाद में जो नाउन होता है वो प्लुरल नाउन होता है और जो वर्ब होता है सिंगुलर वर्ब होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे द नंबर हो गया, ये ऑफ हो गया, और ये जो नाउन हो गया ये प्लुरल हो गया। लेकिन ये जो हु अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन, टोटल का टोटल एक क्लॉज है यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या है, एक क्लॉज है। और ये इसके पहले मैं बता दिया हूँ, जो ये अपीयर आया है किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है। लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीज आया है ये किसके लिए आया है, इंक्रीज आया है द नंबर के लिए। द नंबर के लिए यहाँ पे नंबर जो बढ़ रहा है बच्चों का, तो इंक्रीज किसके लिए आया है, नंबर के लिए। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि द नंबर के बाद जो होता है नाउन प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे इंक्रीज की जगह क्या होगा, इंक्रीजेज हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको हम सिंगुलर बना देंगे, यानी एस जोड़ देंगे, तो ये हमारा पार्ट जो है इधर है यहाँ पे। तो
उम्मीद है आप लोगों को 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जितने भी रूल मैं बताया हूँ उस रूल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।